नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट 1 दिया गया था आपको 24 क्वेश्चन का, उसके आंसर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये जो आपका पूरा सेट है, ये आपको पहले वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। जो पहला मतलब आपका सेक्शन खत्म हुआ था संविधान निर्माण के चरण के, वहाँ पर भी, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको ये PDF फॉर्मेट में रहेगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग हर एक क्वेश्चन को लिख करके ही डील करेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक, जो बजट था उस पर किस अधिनियम के तहत जो है क्या करने की, बहस करने की, यानी कि प्रश्न पूछने और अनुपूरक प्रश्न पूछने। अनुपूरक का मतलब जब आपको जवाब मिल गया, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपने पूछा, उसका जवाब आपको मिल गया, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति, सिर्फ प्रश्न पूछने की अनुमति थी, ध्यान रखिएगा, इसी की बात की जा रही है, प्रश्न पूछने की अनुमति, यानी बजट पर सिर्फ चर्चा करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी। तो आप देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, है ना, विधान परिषद को, यानी भारतीय विधान परिषद को यह शक्ति दी गई थी कि जो बजट है उस पर आप क्या करिए, प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, मतदान उद्दान करने की अभी आपको यहाँ पे कोई छूट नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछने की छूट है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिए, यानी पहले का आंसर हो जाएगा सी, भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। और इस अधिनियम के और प्रावधान क्या थे आपको याद होगा, तो आप देखिए इसी अधिनियम में जो विधान परिषद के सदस्य थे, इसमें कुछ जो है गैर सरकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। गैर सरकारी का मतलब कि कुछ भारतीयों को भी विधान परिषद में जगह दिया गया, लेकिन यहाँ पर अनुपात मेंटेन रखा गया था, 60% सरकारी और 40% गैर सरकारी सदस्य होंगे भारतीय विधान परिषद में। 60% सरकारी का मतलब है कि अंग्रेज होंगे और 40% गैर सरकारी का मतलब है कि भारतीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में होंगे। यानी बहुमत अभी भी किसका होगा, अंग्रेजों का ही होगा। और बजट पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलेगी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, है ना। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, है ना, जिसको प्रेसिडेंसी न्यायालय भी बोला जाता था उस समय, फेडरल कोर्ट की चर्चा थी। तो अगर कलकत्ता शब्द आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, है ना। ठीक, हालांकि देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछा था केवल सर्वोच्च न्यायालय की, है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो अभी संघीय न्यायालय एक तरीके से दिल्ली में, उसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और इस हिसाब से 1937 में नई दिल्ली में संघीय न्यायालय इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। ये पहला एक्ट था, ठीक, जो कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए भारत में लाया गया था। इसका आंसर दूसरे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसको ध्यान से आप कर लेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। जब प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म करके, है ना, कहाँ पर क्या केंद्र में जो है क्या किया गया, डुअल शासन लगा लिया गया, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन आंसर यही इसका होगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सूची दी गई है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आपके शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और उत्तर का चयन कूट से कीजिए, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया, ABCD लिस्ट 1 में 4 पॉइंट लिखे गए हैं और इनसे रिलेटेड 1 2 3 4 को इधर लिखा गया है। यानी आपको पहले तो सही सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद जिस कूट से मैच करेगा उस ऑप्शन का आपको टिक करना है, यानी ऑप्शन आपका ABCD। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इन 4 में से किसी एक का चयन करना है इस तरीके से। कई लोग इस क्वेश्चन को कैसे करना है यही नहीं समझ पाते, तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। सबसे पहले दिया गया कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बात की गई थी, उसकी स्थापना
तो आप जानते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम में की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्योंकि आप देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 आया था तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कंपनी के निदेशक थे जो कंपनी को रन करते थे। लेकिन कुछ बाद में समस्या हुई थी, एक अलग से कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखिए अभी भी हमने डिस्कस किया था, रेगुलेटिंग 1773। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो ए का 2, बी का 1 हो गया। इसके बाद देखिए ईसाई मसीहियों को भारत आने की अनुमति, जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक थे उनको भारत आने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत मिला, यानी सी का क्या हो जाएगा? आपका 3rd हो जाएगा। इसके बाद था कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, यह चार्टर एक्ट 1833 है ना, जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, और इस समय 1833 समय में आपके गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। तो इस तरीके से डी का क्या हो जाएगा? 4, यानी आपको ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 3, डी का होगा 4। अब ए का देखिए 1 कहाँ है? तो ए का 1, सॉरी ए का 2 ना, तो ए का 2 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी पहले ही कट कर लीजिए कि सी और ए तो ऑप्शन में आपके हो ही नहीं सकते। ठीक, अब कौन कौन बचा? बी और डी बचा। तो ए का हो गया 2, बी का 1, ए का 2, बी का यहाँ पर 4 है, यानी ए भी नहीं होगा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी दोनों को भी देख लेते हैं, सी का 3 भी है और डी का 4 भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको शुरू के 2 भी मालूम है तब भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन आपके, है ना। इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर ले क्वेश्चन, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इसके आंसर हो गए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिया है 5वां क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, संघीय न्यायालय की स्थापना आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 तक की गई थी। इसके तहत आप देखिए RBI की भी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए। ठीक, और संघीय न्यायालय जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसकी भी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका ले आया। ठीक, तो इसमें देखिए दिया है ऑप्शन है 1961 का एक्ट, ये तो ऐसे ही अपने आप नहीं होगा, है ना। ठीक, 1961 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। दूसरा 1917 का एक्ट, तो 1917 में कोई अधिनियम आया ही नहीं था, या तो 1909 में आया था, तो 1919 में आया था, या उसके पहले का है। ठीक, अब यहाँ ऑप्शन बचता है सी और डी, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। तो पहले तो आपको बता दें कि सही ऑप्शन है इसका जो है 1919 का एक्ट है ना। इसके तहत द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। ठीक, एक सदन आपका जिसको हम ऊपरी सदन कहते हैं, और यही लिख देते हैं, एक आपका ऊपरी सदन था जो आगे चल करके आपका राज्यसभा बना, और दूसरा निचली सदन जिसे अभी हम क्या करते हैं लोकसभा के नाम से जानते हैं। ऊपरी सदन का कार्यकाल इस समय 5 वर्ष किया गया था, और निचली सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का था। ठीक, इसमें कुल 60 सदस्य थे और इसमें कुल 104 सदस्य थे। ठीक, इन 60 सदस्यों में से कुछ निर्वाचित थे और कुछ क्या थे? मनोनीत थे। इन 60 सदस्यों में ऑप्शन अभी हम यहाँ पे रफ कर देते हैं ताकि आपको, ये 2 ऑप्शन तो हैं ही नहीं, तो इन दोनों को हमने अभी हटा दिया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जो है 60 सदस्यों में से जो आपके 34 थे वह निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, और 26 आपके मनोनीत सदस्य थे, है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए, 34 निर्वाचित और 26 आपके मनोनीत सदस्य थे। मतलब 34 निर्वाचित होते थे और 26 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। ऊपरी सदन में जहाँ पर कुल कितने थे? 60 थे। 5 वर्ष इसका कार्यकाल था, और इसको उस समय जो नाम दिया गया था राज्य परिषद का नाम दिया गया था, राज्य परिषद का। आगे चलकर यही क्या हो गया आपका? राज्यसभा हो गया, है ना। ठीक, तो द्विसदनी व्यवस्था जो है 1919 एक्ट के तहत की गई थी। तो ये बात हुई ऊपरी सदन की। ऐसे ही आपकी निचली सदन थी जिसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय
विधान सभा। ठीक, और यहाँ पर भी आपके क्या थे, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य थे। सिक्सटी और 44 में, इसको भी हम रब कर देते हैं। चलिए, अच्छा, तो 1999 मतलब 1919 के एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी। ठीक, द्विसदनी व्यवस्था लागू करने की। और यहाँ पर देखिए 104 नहीं 144 सदस्य टोटल थे। ठीक, जिनमें से 104 इधर थे और 40 आपके इधर थे, है ना। 104 सदस्य आपके निर्वाचित होते थे और 44 मनोनीत होते थे, सॉरी 40 मनोनीत होते थे, है ना। टोटल कितने हो गए, 144। तो ये आपको नहीं याद रखना संख्या, लेकिन आपको समझने के लिए हमने बता दिया। ठीक, कि किस अधिनियम के तहत ऑप्शन सारे यहाँ पे मिटाए जा चुके हैं। तो 1919 अधिनियम के तहत, है ना, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसी के तहत जो है द्विसदनी विधायिका का कॉन्सेप्ट ले आया गया था। एक ऊपरी सदन बनाया गया जिसको राज्य परिषद, दूसरी निचली सदन जिसको केंद्रीय विधानसभा का नाम दिया गया था। यहाँ पर 60 सदस्य थे, यहाँ पर 144 सदस्य थे। ये 5 साल इनका कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। यहाँ पर 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत होते थे। यहाँ पर 104 लोग निर्वाचित होते थे और 40 लोग मनोनीत होते थे, है ना। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, 6 1919 अधिनियम के तहत। ठीक, यह व्यवस्था की गई थी। आइए इसके बाद देखते हैं 7वें क्वेश्चन को, कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, जो उस समय 1935 में संघ बनाने की बात की गई थी, उस संघ में अवशेष शक्तियाँ, ठीक, वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था राज्य में, मतलब प्रांतों में और केंद्र संघ में। तो वहाँ पर जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, जो अवशेष शक्तियाँ थी, जिनकी चर्चा सूचियों में नहीं की गई थी, वो किसके पास थी, है ना, यानी अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ठीक, गवर्नर जनरल को। जैसे इस समय अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होता है, तो संसद के पास है, लेकिन उस समय किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को, कि गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और वह इस पर नियम कानून बना सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। तो 7 का सी हो जाएगा। आगे देखिए दिया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया। तो यह क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा दिया गया था। ठीक, जब क्रिप्स आए थे भारत, तो इन्होंने ही 1942 में यह प्रस्ताव दिया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब भारतीय संविधान सभा का जो है मतलब जो है निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान निर्मित होगा। ठीक, जिसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी, कि क्योंकि ये जब आया तो इन्होंने कहा जब विश्व युद्ध समाप्त हो तब ऐसा होगा। तो इस बात में कोई राजी नहीं हुआ था, लेकिन ये प्रस्ताव किसके द्वारा था, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, तो जो संविधान सभा बनी है ना, यह कब बनी, तो यह मिशन तो फेल हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक, 3 मंत्रिमंडल जो था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय, है ना। और उनकी अनुशंसा के अनुसार ही जो है संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक, तो जो आपको हमने सूची बताई थी उसमें आप देखेंगे कि कौन जो है प्रथम जो बनाई गई थी अंतरिम सरकार, उसमें सदस्य नहीं था। उसमें आप देखिए सी राजागोपालाचारी महोदय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में, जगजीवन राम भी थे श्रम मंत्री के रूप में। यानी कौन बच गया, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, है ना। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन महोदय जो है उसमें शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग उसमें थे। सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। ठीक, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये जो पहले बनी थी स्वतंत्रता से पहले जो बनाई गई थी सरकार, उसमें सी राजागोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक, इस प्रकार से डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। आगे चलिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे, तो आप जानते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे प्रथम, है ना।
BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और TB सप्रू का यहाँ पर कोई योगदान नहीं दिखता है ना। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक, SP सिन्हा जो है गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में शामिल होने प्रथम विधि सदस्य थे, यानी प्रथम भारतीय भी ये थे, ठीक। इसके बाद है किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया। देखिए यहाँ हमने बताया शिक्षा मंत्री ये थे, लेकिन ये 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार है ना, अभी देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसको सौंपा गया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, यानी ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य मंत्री ही थे, जो यहाँ पर थे वहीं बाद में भी ये रहते हैं। डॉक्टर जान मिथाई के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था, ठीक, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। और सरदार पटेल के पास गृह, है ना, देश आज़ाद होने के बाद गृह मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था, है ना, ठीक। तो डॉक्टर जान मिथाई के पास रेलवे परिवहन से संबंधित था, और इनके पास गृह मंत्रालय था एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र के पास यही खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही था, है ना, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए इसमें दिया है 13वां क्वेश्चन कि अंतरिम सरकार 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ये तो मुस्लिम लीग से संबंधित थे ही, और देश के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान चले भी गए, ठीक। लियाकत अली खान, ये भी मुस्लिम लीग के थे। गंजाफर अली खान, यह भी मुस्लिम लीग के थे, यानी ऑप्शन डी जो है रफ़ी अहमद किदवई, ठीक, रफ़ी अहमद किदवई यह मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। रफ़ी अहमद किदवई यह मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ये देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और ये क्वेश्चन है भी वैसे देखा जाए तो टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, ठीक, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात की जाएगी तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आएगा, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाएगी तो सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा। यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब तो सी राजगोपालाचारी सही है, ठीक। हालांकि क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था और आंसर बी को माना गया, सी राजगोपालाचारी, क्योंकि अंतिम अध्यक्ष थे ही, गवर्नर जनरल थे ही, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, ठीक। तो इस प्रकार से ये 14 क्वेश्चन तक हमने आपको डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आधारित है ना। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है यह किस अधिनियम के तहत मतलब आधारित है। तो पहला इसमें दिया गया ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लिस्टिंग की गई, सूची बनाई गई, जिसमें केंद्र की अलग सूची थी और राज्य के लिए अलग सूची की व्यवस्था की गई। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं। तो हमने बताया था लियोनेल कर्टिस, है ना, यहाँ पे केवल कर्टिस लिखा है, इनका पूरा नाम क्या था, लियोनेल कर्टिस महोदय थे, जिन्होंने द्वैत शासन की व्यवस्था प्रांतों के लिए बतलाई थी, ठीक। 1935 में प्रांतों से हटाकर द्वैत शासन केंद्र में लगाने का प्रयास किया जाता है। आगे था किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अपने देश के प्रशासन में, और लोक प्रशासन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है विधान परिषद या कार्यकारिणी में जो सदस्य भारतीय शामिल हुए उसी को समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853, ठीक। और समझिएगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ क्या था, तो इसके तहत जो है सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीयों को भाग लेने का अवसर दिया गया, ठीक। तो जब सिविल सेवाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें जब भारतीय शामिल होंगे और पास होंगे तो वो भी अधिकारी बनेंगे, यानी प्रशासन में उनको कुछ न कुछ भारतीयों की हिस्सेदारी क्या होगी, पॉसिबल होगी, संभव होगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, चार्टर एक्ट 1853। 17वें का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। आगे देखिए किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसका किसी अधिनियम से मतलब नहीं है, इसका आंसर 1860 ईस्वी में, ठीक। बजट व्यवस्था का शुभारंभ 1860 ईस्वी से किया गया। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है।
पहला ऑप्शन दिया है इसमें, यह भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है। यह बात तो सही है ना। जो आपका भारतीय संविधान है इसका 2/3 हिस्सा 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा, इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता मिली, गलत बात। भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के तहत मिली। तीसरा ऑप्शन, अच्छा देखिए बाकी ऑप्शनों को आप पढ़िए, हो सकता है कुछ और भी ज़्यादा सही हो, इसलिए आपको सब ऑप्शन पढ़ना चाहिए। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, यह भी गलत बात है। भारत विभाजन जैसे इसमें कोई बात नहीं की गई थी। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, यह भी क्या है, गलत है। तो सबसे सही और सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी 19 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाएगी। यह क्वेश्चन क्या है, रिपीट है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। पहले भी क्वेश्चन आया था जहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। ठीक, यहाँ पर ऊपरी सदन, निम्न सदन, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा का नाम दिया गया था। वहाँ पर आप देखेंगे 144 सदस्य थे और यहाँ पर 60 सदस्य। तो ये हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक, आगे है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है ना। तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है प्रथम विधि आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मैकाले ने की थी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक, और अभी भी देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जारी करने का है आर्टिकल 123 में। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कब, जब संसद क्या है, कार्यवाही में न हो, यानी संसद की बैठ के मतलब न हो, तब उस समय जो है राष्ट्रपति क्या ऑर्डिनेंस को पारित कर सकता है। स्टेट में राज्यों के पास भी अधिकार है, आर्टिकल 213 है ना के तहत। खैर जब संविधान को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है लिया गया। उस समय यह ऑर्डिनेंस पारित कर नहीं सकती, गवर्नर जनरल को थी। तो अब क्या है, गवर्नर जनरल मतलब राष्ट्रपति के बराबर हो गया, तो राष्ट्रपति को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 का भारत परिषद अधिनियम से माना जाता है। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा से भरने का प्रयास किस अधिनियम के तहत किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 1853 है ना, यानी 1853 का जो चार्टर था, इसी के तहत सिविल सेवाओं में जो कंपनी के अधिकारियों के पद थे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आगमन किया, मतलब आमंत्रण किया गया और उसमें भारतीयों को सम्मिलित होने का अवसर दिया गया। इसलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1853 का चार्टर। इस तरीके से देखिए जो प्रैक्टिस सेट 1 था इसमें 24 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। आप यहाँ पर पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लिंक में जा करके PDF को ओपन करें और क्वेश्चन को पहले एक बार अपने से सॉल्व कर लें। यदि आपने शुरू में जो 5 लेक्चर थे पहले चैप्टर पे बेस्ड, अगर उसको आपने डीपली स्टडी किया हुआ है, एक ही चीज़ों को देखा है, तो सिर्फ एकाकी क्वेश्चन है जो बाहर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसलिए भी दे दिया जाता है अलग से क्वेश्चन जो आपका सिलेबस हो कंप्लीट हो जाए। ठीक, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन बाकी और सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और उसके बाद आप वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सबको हमने ढंग से यहाँ पर आपको बताया है और अपने आंसर को भी आप चेक कर लीजिए। ठीक, और देखिए हम लोग जो प्रोग्राम अपना चला रहे हैं इसमें कंप्लीट सिलेबस को पूरा जो है करना है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ देंगे। तो जैसे पॉलिटी चला तो पॉलिटी पूरा कंप्लीट होगा, हिस्ट्री जो होगा मॉडर्न हिस्ट्री वो भी कंप्लीट होगा। तो आप रेगुलर बने रहिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ हम आपको फैक्ट रटाते नहीं, तथ्यों को समझाते भी हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए, अपना नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपका भी कोई ग्रुप है तो उसमें इसको शेयर भी करिए। जितना आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और मेहनत करने का। थैंक यू।